लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिखमंगे का ढोंग करके यह यात्रा की। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थीं। रास्ते में पुराने किले थे जिसमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। ठीक है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल जाता है, जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त एक जगह थोड़ला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। ठीक है। डाकों के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण बंदूक और पिस्तौल लिए लोग ऐसे ही खुले घूमते थे। गांव में जाकर पता चला कि पिछले साल खून हुआ था। वे भीख मंगे के भेष में आगे बढ़ते गए। पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं। दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे पहाड़ डंडे पहुंच जाते हैं। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है। पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता, पूछने पर पता चलता कि वह रास्ता उचित नहीं है। वह वापस आकर वही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंचा। लेखक बताता है कि वे एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के अंदर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को तिंगरी समाधि पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को लगा कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अगले दिन उन्हें कोई भी बाहर वाहक नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहाँ की धूप भी बहुत अजीब थी। उनका माथा धूप से जल रहा था। पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। वे सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका ज़्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं। एक भिक्षु उनके इंतजाम को देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा भद्र था। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। प्रत्येक पोथी का वजन 15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षु नस्से से विदाई लेकर चल पड़े।